गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं बेटा। आज हम कविता उषा पढ़ने जा रहे हैं, जिसमें शमशेर बहादुर सिंह हमें बताना चाहता है कि किस प्रकार से उषा काल के नभ का जो सुंदर चित्रण है वो हमें आकर्षित करता है। पल पल परिवर्तित होता है, जैसे ही सूर्य उदय होता है उससे पहले जो लालिमा छा जाती है और उस समय जो आसमान है वो कैसा दिखाई देता है वो हमें इस कविता में प्रकट होता है। इससे पहले मैं बताना चाहूँगा, इसके कवि जो हैं शमशेर बहादुर सिंह, तार सप्तक जो कवि हुए हैं उनमें महत्वपूर्ण स्थान इनका रहता है। इनका जन्म 13 जनवरी 1911 को देहरादून में हुआ था बेटा। इलाहाबाद विश्वविद्यालय से बीए और एमए की परीक्षाएं पास की थी। चित्रकला में शुरुआत से ही इनकी रुचि थी। 2 वर्ष तक सुमित्रानंद पंत के साथ भी इन्होंने काम किया और 1977 में साहित्य अकादमी जो पुरस्कार मिला था वो था चुका भी नहीं मैं काव्य संग्रह पर मिला था इन्हें। ठीक है, आगे चलकर इन्हें कबीर सम्मान भी प्राप्त हुआ था और 1993 में 1993 में इस महान साहित्यकार का निधन हो गया था बेटा। ये प्रगतिशील कवि थे बेटा। बहुत सी सफल विधाओं पर इन्होंने लेखनी चलाई और जो इनका प्रमुख कहानी संग्रह है वो है बेटा पलाट का मोर्चा। ठीक है, निबंध संग्रह दो आब जो है, 2 आब में नदी होती है। ठीक है, तो 2 आब लिया था इसने, नदियों के बारे में बताया था, तो वो निबंध संग्रह इसका हमें मिलता है। ये एक सजग साहित्यकार होने के कारण अपने काव्य में देश और संस्कृति का भी इन्होंने वर्णन किया है। समाज में फैली गरीबी की चिंता को भी व्यक्त किया है। प्रकृति के आंचल में ये खूब रमे और जो आपकी कविता है उषा, उसके अंदर उन्होंने ये दर्शाया है कि किस प्रकार से जब प्रातःकाल होता है तो पल पल हर पल जो है प्रत्येक क्षण प्रकृति अपना रूप बिखेरती है और उस रूप को उन्होंने बखूबी आपकी इस कविता में विस्तार से दर्शाया है। या ये कहें कि हम थोड़े से शब्दों में ही उसने बहुत कुछ भर दिया है। ठीक है, उपमा अलंकार का प्रयोग जहाँ हमें दिखाई देता है वहाँ कुछ थोड़ा बहुत जो दूसरे अलंकारों का प्रयोग हुआ है वो भी सरस बन पड़ा है। तो इस कविता में आप पढ़ेंगे बेटा कि किस प्रकार से उस आसमान के बारे में, उस नभ के बारे में दर्शाया है शुरुआत में ही इस पद्यांश में कि वो जो आसमान है वो कैसा लग रहा है। बेटा शुरू कर रहे हैं हम। प्रातः नभ था बहुत नीला शंख जैसे। जो प्रकृति का वर्णन किया है उन्होंने वो प्रातःकालीन का, उसके बारे में बताया है कि आकाश में शंख के समान, शंख जैसे प्रातः नभ था बहुत शंख जैसे। उपमा अलंकार है यहाँ पहली लाइन में। तो कि प्रातःकाल का जो नभ है, प्रातःकाल का जो आसमान है वो हमें शंख के समान नीले रंग में दिखाई देता है।
जैसे नीले रंग का शंख हो। शंख होता है एक वाद्य यंत्र बेटा, जिस प्रकार से हम मंदिरों में किसी धार्मिक स्थल पर बजाते हैं बेटा, फूंक मारकर उसको बजाया जाता है। और नीले रंग में होता है, हालांकि सफेद रंग का भी होता है लेकिन नीला रंग लिए हुए शंख जैसा। ठीक है, नीले रंग का जो शंख होता है, वाद्य यंत्र होता है, उस जैसा वो दिखाई दे रहा है। प्रातःकाल नभ था, प्रातःकाल का जो आसमान था, प्रातःकाल जो आसमान था, आकाश में शंख के समान बहुत नीला दिखाई दे रहा है। भोर का प्रातः नभ था बहुत नीला शंख जैसे। प्रातःकाल का जो वातावरण है, प्रातःकाल का जो आसमान है, वो बहुत नीले शंख जैसा है। अर्थात जो नीला शंख होता है आकाश में, शंख के समान बहुत नीला हमें दिखाई दे रहा है आकाश जो वो। भोर का नभ का मतलब प्रातःकाल। भोर प्रातःकाल का जो समय होता है, सूर्योदय से पहले जो समय होता है बेटा, वो। ठीक है, राख से लिपा हुआ चौका अभी गीला पड़ा है। वो आसमान, कवि कहता है, कल्पना कर रहा है कि वो आसमान कैसा दिखाई दे रहा है। राख से लिपा हुआ चौका, राख से लिपा हुआ चौका, जिस प्रकार से ऐसा लगता है कि जैसे किसी गृहिणी ने राख से कोई चौका अभी भी लिपा हो और वो गीला पड़ा हो। ठीक है बेटा, किसी प्रकार से देखना कि आपको पता है बेटा कि पहले जो हमारे मकान होते थे वो कच्चे होते थे। ठीक है, रसोई भी जो कच्ची होती थी, उसमें जो अपना रोजाना गृहिणी होती थी बेटा, वो क्या करती थी, चौका लगाती थी, उसको लीपती थी। ठीक है, गोबर और मिट्टी मिला करके उसकी लिपाई की जाती थी, स्वच्छता के लिए, अच्छाई के लिए, क्योंकि वो कच्चा था बेटा, टूटता फूटता रहता था, तो उसको लिपते रहते थे। तो राख मिला करके, ठीक है, राख मिला करके, गोबर और मिट्टी मिला करके जब वो लिपा हुआ होता है तो वो कैसा होता है बेटा। ठीक है, उसमें थोड़ी सी नीलिमा सी हमें दिखाई पड़ती है, और वो अभी गीला पड़ा हो। वो ऐसा लग रहा है जैसे अभी कोई गीला पड़ा हो, अभी वो अभी लिपा गया हो। अभी लिपा गया का मतलब अभी गीला हो, उसमें गीलापन हो, नमी हो। तो ये दिखाया है कि प्रातःकाल का जो आसमान है वो बहुत नीले शंख जैसा भी है, और ऐसा लग रहा है जैसे किसी गृहिणी ने राख का चौका अभी लगाया हो और वह गीला हो। बहुत काली सील जरा से लाल केसर से कि जैसे धुल गई हो। और दूसरा क्या बताया है, देखना कि किस प्रकार से उस नीले आसमान की तुलना करती है बेटा। उस नीले आसमान की तुलना शंख से कर दी है, गीले चौके से कर दी है जो राख से लिपा हुआ होगा अभी और गीला पड़ा होगा। और तीसरा क्या बता दिया, बहुत काली सील जरा से लाल केसर से। बहुत काली सील माने पत्थर होता है, प्लेट होती है, स्लेट होती है, जिसको हम कहें बेटा। ठीक है, तो वो होता है। फिर क्या कहता है, सील पत्थर या चट्टान भी कहते हैं वे, जरा से लाल केसर से। ठीक है, लाल प्रकार की एक केसर होती है, केसर स्लेटी जिसको हम बोलते हैं बेटा। लाल जो एक स्लेटी होती है वो जैसे धुल गई हो। ठीक है, क्या कहा है कि लाल केसर वाली शिला, सील पत्थर होता है, शिला पर जैसे कोई शिला को धो दिया गया हो और उस पर केसर की कांति हमें दिखाई दे रही है, जैसे वो धुला दी गई हो। ऐसा लगता है कि जैसे लाल केसर वाली शिला पर, लाल केसर जो होता है एक प्रकार का, क्या होता है, केसर जो एक प्रकार का वो होता है पदार्थ बेटा, लाल लाल रंग का केसर। ठीक है, तो जिस प्रकार सफेद रंग का केसर लगाते हैं हम, मस्तक पे टिक्का भी लगाया जाता है केसर का, तो इसी प्रकार से क्या कहा है कि बहुत काली शील पर, काले रंग की जो शिला है बेटा, उसके ऊपर लाल केसर को मल दिया गया हो, और उसके ऊपर जब हम पानी डालते हैं तो वो धुल जाती है। लाल और काली मिलाकर के जो नीले रंग में नीलिमा लिया हुआ जो रंग प्रकट हो रहा है वो हमें दिखाई देता है कि जिस प्रकार से काली शिला के ऊपर लाल केसर जो है अगर मल दें उसके ऊपर बेटा, तो
वो जैसे धुलने के बाद नीलिमा लिए होता है, नीला नीला रंग होता है। प्रातःकाल का जो नभ है, आसमान है बेटा, वो देखा होगा आपने कि नीले रंग में दिखाई देता है। स्लेट पर या लाल खड़िया चाक मल दी हो, स्लेट पर या लाल खड़िया चाक मल दी हो किसी ने, कि ऐसा दिखाई देता है कि मानो किसी नन्हे मुन्ने हाथों ने, छोटे छोटे बच्चों ने या किसी भी व्यक्ति ने, ठीक है, स्लेट पर या लाल खड़िया चाक मल दी हो किसी ने। स्लेट पर, स्लेट पत्थर होता है एक प्रकार का, ठीक है, लाल मिट्टी का, जो खड़िया चाक होती है लाल मिट्टी, जो हम स्लेट बोलते हैं, जिसको हम स्लेटी भी बोल देते हैं बेटा। जिस स्लेट के ऊपर जिस प्रकार से लाल रंग में या सफ़ेद रंग की जो होती है वो चाक का मतलब स्लेटी होती है। चाक मल देना का मतलब रगड़ देना बेटा, उसके ऊपर लगा देना। किसी ने का मतलब अनावश्यक कोई भी हो सकता है जिसके बारे में हमें कुछ पता नहीं होता। तो ये बताया है बेटा इसी प्रकार से, ठीक है बेटा। देखो किस प्रकार से जो सुबह का समय है उसकी तुलना कर दी गई है। उपमा समानता दर्शाना या तुलना करना होता है। तो बहुत नीले शंख जैसा है प्रातःकाल जो है वो बेटा। प्रातःकालीन आकाश जो हो शंख के समान बहुत नीला दिखाई दे रहा है। फिर क्या कहा है कि किसी गृहिणी ने, क्योंकि अभी सूर्य उदय नहीं हुआ है, नीलिमा लिए हुए आकाश भोर का समय ऐसा दिखाई दे रहा है जैसे किसी गृहिणी ने राख मिला करके कोई चूका अभी अभी लिपा हो और वो अभी गीला पड़ा हो। अर्थात ऐसा लगता है लाल केसर वाली शिला को धो दिया गया हो। काली शील, जरा से लाल केसर, बहुत काली शिला पर लाल केसर मल दी गई हो और उसको फिर धोने के बाद वो ऐसी लगती हैं कि जैसे स्लेट के ऊपर, स्लेट जो है यहाँ प्रतीत होता है, जो किसका प्रतीक है बेटा, आसमान के ऊपर जैसे लाल खड़िया चाक मल दी हो। अर्थात जब सूर्य उदय होता है तो उसकी लाल लाल किरणें जो हैं वो थोड़ी सी लालिमा लिए हुए जब प्रकट होता है सूर्य, वो दिखाई देता है। ठीक है, प्रातःकाल का जो आसमान है वो तो नीलिमा लिए हुए है। नीलिमा के अंदर जब जैसे ही सूर्य की किरणें उदय होती है तो वो ऐसी दिखाई देती है जैसे स्लेट जो होती है बेटा, अपनी जो पत्थर होता है स्लेट, उसके ऊपर लाल खड़िया चाक मल दी हो, लाल रंग की, जो लाल मिट्टी है, जो मिट्टी से बनी हुई जो स्लेटी होती है, चौक होता है, वो जैसे किसी ने लगा दी हो। ठीक है, वो इस प्रकार से आसमान हमें दिखाई दे रहा है अब, क्योंकि वो पहले जो नीलिमा लिए हुए था वो अब थोड़ा थोड़ा सा लालिमा लेकर के हमारे सामने प्रकट हो रहा है जैसे ही सूर्य उदय होने लगता है। तो बेटा ये जो पद्यांश है ये कराया है आज हमने। इसके आधार पे आपको छोटे प्रश्न जो है रफ कॉपी में लिखने हैं, नोट करने हैं। ठीक है, वो बोल रहा हूं मैं। पहला जो प्रश्न है बेटा वो बताना है आपको, उषा जो कविता है वो किसकी रचना है। उषा कविता किसकी रचना है। उसके बाद है अगला प्रश्न, कवि का जन्म कब और कहाँ हुआ था। कवि का जन्म कब और कहाँ हुआ था। अगला प्रश्न है बेटा, कवि की मृत्यु कब हुई थी। कवि की मृत्यु कब हुई थी। अगला प्रश्न है, किस काव्य संग्रह पर कवि को साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था। किस काव्य संग्रह पर कवि को साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था। ठीक है, और अगला जो प्रश्न है वो है, उषा दिन का कौन सा समय होता है। उषा जो इस कविता का नाम है वो दिन का कौन सा समय होता है। अगला प्रश्न है, प्रातःकालीन नीला आकाश किसके समान बताया गया है। प्रातःकाल का जो नीला आकाश है वो किसके समान बताया गया है, वो बताना है आपको। अगला प्रश्न है, कवि ने राख से लिपा हुआ चौका किसे कहा है। राख से लिपा हुआ चौका किसे कहा है।
पहली लाइन में तो ये पहला प्रश्न जो था वो तो अब बताना था बेटा, प्रातः काल का नीला आकाश किसके समान बताया गया है। और दूसरा जो प्रश्न है, हालांकि उस नीले आसमान को राख से लिपा चौका कहा है, लेकिन हमें यहाँ ये देखना है बेटा कि कवि ने राख से लिपा हुआ गीला चौका किसे कहा था, किसके बारे में कहा है। अगला प्रश्न है, उषा का जादू किसके उदय होने पर टूट जाता है। उषा का जादू जो है वो किसके उदय होने पर टूट जाता है, क्योंकि उषा में जो जादू होता है प्रातःकाल में, प्रकृति में जो छाया होता है जादू, वो टूट जाता है। वो कब टूट जाता है। अगला प्रश्न, राख से लिपा हुआ चौका किस भाव को अभिव्यक्त करता है। राख से लिपा चौका किस भाव को व्यक्त करता है। अगला प्रश्न है, बहुत नीला शंख जैसे में कौन सा अलंकार है। बहुत नीला शंख जैसे में, बहुत नीला शंख जैसे शुरुआत में दिखाया है, बहुत नीला शंख जैसे में कौन सा अलंकार है। तो ये प्रश्न आपको बेटा रफ कॉपी में, ठीक है, इस पद्यांश को ध्यान से YouTube को पढ़ करके सुन करके आपको और फिर लिखने हैं इन सभी प्रश्नों के उत्तर। आज जो YouTube कराई गई है बेटा, आपकी वीडियो जो कराई गई है इसमें आ गए हैं। आप ध्यान से इसको करें बेटा, क्योंकि रफ कॉपी में लिखेंगे पहले तो ध्यान से लिखेंगे तो ही आप उन प्रश्नों को कर पाएंगे बेटा। तो ये प्रश्न जो आज कराए हैं ये पहले रफ कॉपी में नोट कर लें और याद भी साथ साथ करते रहें बेटा। ठीक है बेटा, ओके, थैंक यू बेटा।